तो आपके अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है हन्ना अरेंडेंट। तो हन्ना अरेंडेंट जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट यूजीसी नेट के लिए टॉपिक होता है, जिसमें हर साल इससे एक दो क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है। और मेरे पास जो नोट्स में कलेक्शन है उसमें फैक्ट से भरा हुआ है। अगर इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें आप लोग जरूर देख लीजिएगा कि इसमें मैं डालू हूँ, इंक्लूड की हूँ फैक्ट्स। और आगे मैं एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आंसर जिस टाइप से आजकल आ रहा है सेशन रीजन करके, और भी देख लीजिए। आगे आप लोग कंटिन्यू बना के रखिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए। और अंत में मैं बताऊंगी एक और बात, अंत में मैं बताऊंगी जो आप वीडियो देखिएगा उसके बाद ही पता चलेगा। तो मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। हन्ना अरेंट 1906 से 1975 ये इनका कार्यकाल रहा। इंट्रोडक्शन में हम लोग देखें तो राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में हन्ना अरेंडेंट एक ऐसी प्रसिद्ध विचारक के रूप में प्रसिद्ध हैं जिनके विचार पारंपरिक सीमाओं से बिल्कुल अलग हैं। जर्मनी में जन्मी और बाद में अमेरिकी शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख प्रसिद्धि के रूप में इनको देखा गया है। वे एडोल्फ हिटलर की समकालीन थी। एक ऐसा युग जो उथल पुथल भरी राजनीतिक विचारधाराओं और वैश्विक संघर्षों का समय दिखाया गया है। उस समय उनका हन्ना अरेंट का जो समय था वो बिल्कुल वैश्विक उथल पुथल और राजनीतिक उथल पुथल का एक समय रहा है। अरेंडेंट ने स्वयं अपने शब्दों में अपने चिंतन को इस प्रकार लिखा है कि बाधाओं से परे चिंतन के रूप में वर्णित किया, जो परंपरागत दृष्टिकोण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और आगे हम शॉर्ट्स में इसको शॉर्ट में थोड़ा देख लें कि शॉर्ट में हम इनको किस प्रकार से जान सकते हैं। तो हन्ना अरेंट 1906 से 1975 तक इनका कार्यकाल रहा और उन्हें 20वीं सदी की इनका प्रमुख पुस्तक जर्मन अमेरिकी यहूदी दार्शनिक और राजनीतिक सिद्धांतकार थी, जिन्होंने अधिनायकवाद, टोटेलिटेरियनिज्म, बुराई की समस्या, बेनाल्टी ऑफ एविल और शक्ति पावर पर गहरे विचार दिए। उन्होंने नारीवाद और स्टालिनवाद की बारीकी से अध्ययन किया और सार्वजनिक जीवन, स्वतंत्रता तथा सक्रिय नागरिकता का समर्थन किया। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखिए। इसमें मैं केवल इम्पोर्टेंट फैक्ट्स डाली हूँ, बिल्कुल पॉइंट टू द पॉइंट, जहां से क्वेश्चन पूछने जाने की संभावना होती है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में है मुख्य अवधारणाएं। हन्ना अरेंडेंट ने टोटेलियनिज्म जो अभिजात अधिनायकवाद को नारीवाद और स्टालिनवाद के रूप में परिभाषित किया है। इनकी जो पुस्तक है अधिनायकवाद, उसमें उन्होंने नारीवाद और स्टालिनवाद के रूप में परिभाषित किया, जो मानव जीवन को पूरी तरह नियंत्रित करता है। उन्होंने बेनाल्टी ऑफ एविल, बुराई की समानता पर विचार किया, जो बताता है कि आम लोग बिना सोचे समझे सिर्फ आदेश मानकर भयानक अपराध कर सकते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। उनकी प्रमुख रचनाओं में जो पुस्तक उन्होंने लिखी है वो इस प्रकार है, द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। ये पुस्तक 1951 में, ये 1951 का प्रकाशित किया हुआ बुक है। द ह्यूमन कंडीशन, ये 1958 में ये प्रकाशित हुई और है इच मैन इज जुरिस्डिक्शन, ए रिपोर्ट ऑन द पेनल्टी ऑफ एवल, ये 1963 में शामिल हुई। दार्शनिक आधार, इनका दार्शनिक आधार के रूप में अगर हम देखें तो हन्ना अरेंडेंट हाइडेगर की शिष्या थी। हन्ना अरेंडेंट किसकी शिष्या थी? हाइडेगर की शिष्या थी। उन्होंने दर्शन के उन खतरों के प्रति आगाह किया जो वास्तविकता को अमूर्त बना देते हैं और साझा राजनीतिक जगत को कमजोर करते हैं। जीवन का अनुभव, जर्मनी, इनके जीवन का क्या अनुभव है ये देखिए। जर्मनी में यहूदी होने के कारण उन्हें नारी उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और बाद में वे अमेरिका चली गईं। राजनीतिक सोच, इनका राजनीतिक सोच इस प्रकार थी, वे लोकतंत्र का समर्थन करती थी और समर्थन करती भी थी और मानती भी थी
कि सच्ची राजनीतिक सार्वजनिक चर्चा और आम सहमति पर टिकी है, न कि हिंसा पर। सच्ची राजनीति कहाँ टिकी है? सार्वजनिक चर्चा और आम सहमति पर टिकी है, हिंसा पर नहीं। और कार्ल जैस्पर्स के बारे में इन्होंने कहा, इन्होंने अपने गुरु हाइडेगर से ज्ञान प्राप्त किए के बाद वे कार्ल जैस्पर के सहयोग को प्राप्त किया। अस्तित्ववादी दार्शनिक कार्ल जैस्पर्स के साथ सहयोग करते हुए एरेंडेंट ने दार्शनिक परंपरा का आत्म जागरूकता पराकाष्ठा के परिप्रेक्ष्य से गहन अध्ययन किया। इन्होंने गहन अध्ययन किया। उसके बाद इनके मार्गदर्शन में इन्होंने तर्क के दायरे से सक्रिय राजनीतिक सहभागिता के माध्यम से निर्णय की अपार शक्ति का अनुभव किया। उनके मार्गदर्शन में किए गए अध्ययन का परिणाम हुआ कि संत ऑगस्टाइन के विचारों में प्रेम की अवधारणा पर उनके शोध प्रबंध के रूप में सामने आया। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं जो मैंने पहले बता दिया है उसको एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं, जो इस प्रकार है। सर्वाधिकारवाद की उत्पत्ति 1951, मानव स्थिति 1958 और बुराई की समानता है 1963। बुराई की समानता 1963। एरेंडेंट की कुछ अन्य रचनाएं भी हैं जो इस प्रकार है। 20वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, अंधेरे विषयों में डूबा हुआ व्यक्ति, गणतंत्र का संकट, कांट के राजनीतिक दर्शन पर व्याख्यान और अस्तित्ववादी दर्शन। हन्ना अरेंडेंट के अनुसार विचार से अधिक महत्वपूर्ण क्रिया है। उन्होंने विचार से अधिक इम्पोर्टेंट क्रिया को माना है, क्रिया को, एक्शन को माना है। थॉट से ज्यादा एक्शन के ऊपर उन्होंने को फोकस किया है। उन्होंने क्रिया यानी मानवशील गतिविधियों को 3 भागों में वर्गीकृत किया है। तो उन्होंने क्रिया के रूप में क्या वर्गीकृत किया है क्रिया को? श्रम, मानवता, पशु, श्रमजीवियों के रूप में श्रम, कार्य और कार्यवाही, ये 3 भाग वर्गीकृत किए हैं क्रिया के, जिसमें श्रम में क्या है? मानवता, पशु, श्रमवासियों के रूप में कार्य, होमो फाइबर के रूप में मानवता, और कार्यवाही मानवता एक राजनीतिक प्राणी के रूप में है। तो ये अभी हन्ना अरेंडेंट के ऊपर जो भी शॉर्ट नोट्स था वो मैं बताई हूँ। और अभी मैं PYQ करवा रही हूँ जो बिल्कुल उस टाइप से है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और UGC नेट के एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या कहते हैं, रीजन और सर्टन रीजन करके भी है और मल्टीपल ऑप्शन देख के भी पूछा जाता है, जो अभी मैं करवा रही हूँ, देख लीजिए। हन्ना अरेंडेंट, ये मैं एडवांस प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर अब 1 है, ये ऑप्शन वाला है, 4 ऑप्शन में देना होता है, उस टाइप से है। तो कथन का है, हाँ, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 ऑप्शन है उसमें, उसके बाद में और भी दे रही हूँ। तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अरेंडेंट के अनुसार टोटलिटेरियनिज्म केवल तानाशाही का रूप है। अरेंडेंट के अनुसार टोटलिटेरियनिज्म जो केवल तानाशाही का रूप है। और दूसरा है टोटलिटेरियन शासन आइडियोलॉजी और टेरर पर आधारित होता है। ये आपके पास 2 क्वेश्चन है एक तरह से, 1 नंबर और 2 नंबर। इस दोनों को पढ़िए, अच्छे समझिए। अभी मैं ऑप्शन दे रही हूँ कि इस दोनों में अभी ऑप्शन क्या है, सही उत्तर सुनिए। ए में, ऑप्शन नंबर ए में केवल 1 सही है, ऑप्शन नंबर बी में केवल 2 सही है, सी में दोनों सही है और डी में दोनों गलत हैं। तो इसमें क्या आंसर होगा? आप लोग देखिए, इस दोनों को पहले पढ़िए, 1 नंबर और 2 नंबर को, 1 नंबर को और 2 नंबर को पढ़िए कि इसमें अरेंडेंट के अनुसार टोटलिटेरियनिज्म केवल तानाशाही का रूप है कि
टोटलिटेरियन शासन आइडियोलॉजी और ट्रेडर पर आधारित है। आप लोग पीछे हम नोट्स करवा दिए हैं, तो आप लोग देखिए कि इस क्वेश्चन में क्या आंसर होगा, दोनों ही होगा, एक होगा कि दोनों ही नहीं होगा। आगे मैं आंसर बताऊंगी, तब तक आप लोग खुद से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा एरेडेंट के पेनल्टी ऑफ एविल का सही अर्थ है? बुराई केवल असाधारण व्यक्तियों द्वारा की जाती है। बुराई दैवी शक्ति का परिणाम है। और ए नंबर में है बुराई केवल असाधारण व्यक्तियों द्वारा की जाती है। बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी, बुराई दैवी शक्ति का परिणाम है। ऑप्शन नंबर 3, साधारण लोग भी बिना सोचे समझे बुराई कर सकते हैं। और ऑप्शन नंबर डी में बुराई केवल राजनीतिक नेताओं द्वारा की जाती है। तो इसमें कौन सा आंसर होगा इस क्वेश्चन का? निम्न में से कौन सा एविडेंट के पेनल्टी ऑफ एविल का सही अर्थ क्या है? इस चारों में से बताइए। इसका आंसर मैं बाद में बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 3, एसर्शन रीजन से है ये। ऊपर में तो 4 ऑप्शन मिला था, अभी एसर्शन रीजन जो ये केवल मैं उसी टाइप से क्वेश्चन सेट की हूँ जो बिल्कुल यूजीसी नेट में पूछा जाता है। बिल्कुल आप लोग को प्रैक्टिस भी होगा, जो अभी पहली बार देने वाले हैं उनके लिए तो और बेनिफिशियल है, और जो दे चुके हैं उनको तो पता चल ही गया किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए इसमें असर्शन रीजन में क्या है? असर्शन में है एरेंडेंट ने पावर ऑफ वायलेंस को अलग अवधारणा को माना। एरेंडेंट ने पावर ऑफ वायलेंस को अलग अवधारणा के रूप में माना। उनके अनुसार वायलेंस पावर को मजबूत बनाती है। और रीजन में क्या है? उनके अनुसार वायलेंस पावर को मजबूत बनाती है। तो ऑप्शन नंबर ए में है, ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या है। और बी ऑप्शन में है ए और आर दोनों सही हैं, पर आर सही व्याख्या नहीं है। सी में है ए सही है और आर गलत है। डी में है ए गलत है और आर सही है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को पॉज करके वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और क्वेश्चन का आंसर लगाइए। फिर बाद में हम मैच करेंगे, उसमें देखिएगा कि आपका क्या सही है क्या गलत। आप लोग कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और कमेंट में आंसर डाल दीजिए। तो मैं देखती हूँ कि आप लोग को नोट समझ में भी आया कि नहीं, फिर मैं इम्प्रूव करूंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द ह्यूमन कंडीशन में एरेंट ने मानव गतिविधियों को किस रूप में वर्णित किया? द ह्यूमन कंडीशन में एरेंट ने मानव गतिविधियों को किस रूप में वर्णित किया? लेबर कैपिटल प्रोडक्शन। अभी पीछे हम लोग पढ़े हैं, वो श्रम को कितनी 3 भागों में बांटा है, याद आया? हाँ, इसको अभी कमेंट में कीजिए आंसर। अभी पढ़िए और कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। द ह्यूमन कंडीशन में एरेंट ने मानव गतिविधियों को किस रूप में वर्गीकृत किया था? लेबर कैपिटल प्रोडक्शन किया था। ये ऑप्शन में लेबर कैपिटल प्रोडक्शन में किया था क्या? नहीं। चलिए देखिए आगे। बी, लेबर वर्क और एक्शन, ये तीनों में किया था क्या? लेबर और वर्क एक्शन ये तीनों में एरेंट ने किया था क्या? आगे देखिए। सी, एक्शन रिवोल्यूशन स्टेट, ये तीनों। डी, ऑप्शन नंबर डी में वर्क, अथॉरिटी एंड फ्रीडम। अब बताइए इस चारों में कुछ याद आ रहा है कि हम पीछे अभी करवाए हैं कि इन्होंने किस 3 रूप में वर्गीकृत किया है? आप लोग को आ गया होगा हमको लग रहा है। आप कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा कथन एरेंडेंट के पब्लिक स्फीयर संबंधी विचार को सही दर्शाता है? पब्लिक स्फीयर संबंधी विचार को सही, पब्लिक के बारे में उन्होंने क्या समझा है? निम्न में से कौन सा कथन एरेंडेंट के पब्लिक स्फीयर संबंधी विचार को सही दर्शाता है? उन्होंने क्या समझा है? राजनीति निजी क्षेत्र का विषय है, राजनीति निजी क्षेत्र का विषय है। सार्वजनिक क्षेत्र में स्वतंत्र संवाद आवश्यक है। राज्य ही सार्वजनिक जीवन का एकमात्र केंद्र है और राजनीति केवल सत्ता संघर्ष है। तो इसमें क्या होगा? आप लोग क्वेश्चन फिर से देखिए। निम्न में से कौन सा कथन एरेंडेंट के पब्लिक स्फीयर संबंधी विचारों को सही दर्शाता है? और इसका उत्तर क्या होगा? क्योंकि पीछे भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो आप लोग इसका आंसर बताइए। तो मैं अभी आंसर करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखिए, निम्न कथनों पर विचार, फिर से मैं क्वेश्चन दिखा रही हूँ। हाँ, पहला क्या था? टोटलिटरियनिज्म केवल तानाशाही का रूप है। टोटलिटेरियन शासन आइडियोलॉजी और ट्रेडर पर आधारित होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बी होगा।
बी, केवल दो सही है, टोटलियन और आइडियोलॉजी ऑफ टेरर पर आधारित है। इनका हरन एडेंट का जो भी एडेंट के तनाशाही व्यवस्था के रूप में इनको ये नहीं माना है, ये सही होगा। निम्न में से कौन सा एडेंट क्रिमिनलिटी ऑफ एविल का सही अर्थ है? तो इसका अर्थ है सी, साधारण लोग भी बिना सोचे बुराई कर सकते हैं। इनका मानना था कि साधारण लोग भी बिना सोचे समझे बुराई कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर डी में देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन में अरेंड ने पावर ऑफ वायलेंस अलग अवधारणा माना। उनके अनुसार वायलेंस पावर को मजबूत बनाती है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है और ए सही है और आर गलत है, और डी ए गलत और आर सही है। तो इसका क्या होगा? इसमें इसका आंसर सी होगा, ए सही और आर गलत है। ए सही, एरेडेंट ने पावर और वायलेंस को अलग अवधारणा के रूप में माना है। ये सही और आर गलत है। उनके अनुसार वायलेंस पावर को मजबूत बनाती है, ये गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था? क्वेश्चन नंबर 4 में था द ह्यूमन कंडीशन ऑफ एरेडेंट ने मानव गतिविधियों को किस रूप में वर्गीकृत किया? तो किया था क्या? लेबर, श्रमिक और वर्ग, कार्य और एक्शन, क्रिया में, ये तीनों में किया था। ये ऑप्शन बी सही होगा इसका। और निम्न में से कौन सा कथन एजेंट के पब्लिक स्फेयर संबंधी विचार को सही दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा बी, सार्वजनिक क्षेत्र में स्वतंत्र संवाद आवश्यक है। तो मैं जो बताने वाली थी कि पूरा वीडियो जो देखिएगा उसको मैं बताऊंगी कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये नोट्स डालूंगी और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो डाल दूंगी, और आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को में जाइएगा, उसको डाउनलोड कीजिएगा नोट्स को, और आप लोग अच्छे से नोट डाउन करके अपने पास कॉपी में लिख लीजिएगा कि बार बार रिवीजन करने में आप लोग को सही रहे। तो मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रही हूँ, इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को मैं जो भी वीडियो डालती हूँ उसको आप लोग सब्सक्राइब करके और सारे वीडियो को देखिए, और लाइक जरूर कीजिए। और मैं आप लोग कमेंट कीजिए कि किस टॉपिक पे नोट्स बना के आप लोग को पढ़ाऊँ, वीडियो डालूं। तो देखते रहिए और एग्जाम की तैयारी करते रहिए। गुड लक, थैंक यू।